हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। दोस्तों, मैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के सभी चैप्टर की वीडियो 1 बाय 1 के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें इसमें पहले चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह निरक्षीय स्थिति के बारे में है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था। यदि आप वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र नहीं पढ़े हैं या डेरिवेशन उसका नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब यहाँ पर निरक्षीय स्थिति पर आए तो सीक्वेंस के साथ आपको वीडियो समझ में आएगी। तो आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वह निरक्षीय स्थिति को लेकर है। निरक्षीय स्थिति एक क्लास 12th के पहले चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ पर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन आता है, खास करके इसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, इसकी दिशा ज्ञात करने में, किस प्रकार से हम उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आज उस पूरे टॉपिक को हम एकदम सिंपल वे में समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। आपको मेरी गारंटी है कि वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में आज के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए, तो ये देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आज का टॉपिक है निरक्षीय स्थिति एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके पहली वाली वीडियो में डिस्कस करे थे कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, फिर भी आज उस बात को फिर से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर ए और बी, जो हमने पहले से ड्रॉ करके रखा गया ताकि समय ज़्यादा न लगे। यहाँ पर ये हमारा प्लस क्यू आवेश है और ये वाला ये माइनस क्यू आवेश है। हम आपको इसके पीछे वाली वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण, अक्षीय स्थिति, इन सब के बारे में चर्चा किए थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया था कि केंद्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है। यह भी दूरी L होती है और साथ में A वाली भी दूरी L होती है, ठीक है। हम कहे थे कि अगर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसका जो मध्य बिंदु है उससे गुजरने वाली लंबवत अक्ष के किसी भी पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है तो निरक्षीय स्थिति क्या है। जहाँ से हमारा ये इसका केंद्र है, उसके केंद्र से गुजरने वाला लंबवत अक्ष, उसके केंद्र से जाने वाले लंबवत अक्ष पर अगर किसी भी पॉइंट पर हम निकालते हैं तो वह निरक्षीय स्थिति में आता है। आप देखिए कि इसके केंद्र से ये वाली अक्ष जा रही है जो इस पे लंबवत है। इसके r दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। यह हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। तो अगर हम कहें कि बिंदु A से P की दूरी क्या होगी या बिंदु B से P की दूरी क्या होगी, तो आप देखिए ये वाला पॉइंट A है, ये वाला P, ये वाला O, इसके बीच में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाला लंब का काम करेगा, ये वाला आधार का काम करेगा। तो कर्ण को हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आधार की वैल्यू जो है वह L स्क्वायर है और ये आधार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यहाँ पर लंब की वैल्यू जो है हमारा वो R स्क्वायर है और आधार की वैल्यू L है। तो यहाँ पर आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमको कर्ण की वैल्यू AP चाहिए, तो वहाँ कर्ण AP बराबर आ जाएगा K इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम डायमेंशन यहाँ पर भी देख पा रहे हैं
कि ये वाली लंबाई L है और ये वाली लंबाई R है, तो यहाँ से BP की भी लंबाई होगी √L² प्लस R²। ठीक है, ये हमने दोनों पॉइंट निकाल दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर प्लस Q आवेश के लिए, प्लस Q आवेश बिंदु P के लिए एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा और माइनस Q आवेश जो है वो भी बिंदु P के लिए एक बिंदु आवेश के रूप में कार्य करेगा। पीछे वाली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसका जो हमारा समीकरण आया था वह आया था E=1/4πε0 और Q/R²। ये याद रखेंगे, हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब आगे देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगर प्लस Q की बात करेंगे तो यहाँ से इस P पॉइंट को निकाल रहे हैं, इसकी डिस्टेंस लिखी जाएगी, तो मेरा आ जाएगा E1 = 1/4πε0 Q/, ये वाली दूरी A से P तक की दूरी है √L² प्लस R² का यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो आ जाएगा का स्क्वायर। उसी प्रकार ये प्लस Q के कारण जिस प्रकार हमने निकाला, माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमारा इसके लिए अब निकाल रहे हैं, तो बिंदु B से P की दूरी भी यही है, तो आएगा E2 = 1/4πε0 Q/, फिर भी ये आएगा R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ये E1 और E2 की वैल्यू तो हमने निकाल दिया। हम देख रहे हैं कि E1 और E2 जो है वो परिमाण में बराबर दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में 1/4πε0 Q/R² प्लस L² अंडर रूट का होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी वो चीज़ है, R² प्लस L² का अंडर रूट का है, अंडर रूट फिर उसके बाद उसका स्क्वायर है। अगर E1 और E2 समान हैं तो थोड़ी सी इनकी दिशा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, दोनों सदिश राशियाँ होती हैं। तो सबसे पहले इनकी दिशा की ज़रूरत है। ये प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह बाहर की ओर होती है। इसका मतलब है इसकी जो दिशा होगी वह AP की दिशा में होगी। ये बाहर, यहाँ से हम देखेंगे तो इसकी दिशा बाहर जब बनाएंगे तो यहाँ से बाहर निकलते हुए हमको दिखाई देगी, जिसको हम फिगर के रूप में यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। इसकी जो दिशा होगी वह AP के दिशा में होगी, इसी लाइन पे AP की दिशा में होगी इसकी दिशा। ये हमारी हो गई E1 की दिशा, AP की दिशा। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख सकते हैं AP की दिशा में है। इसके बाद E2 की दिशा हम मेजर करते हैं। E2 जो है हमारे लिए वो माइनस Q आवेश है, और माइनस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अंदर की ओर होती है। तो यहाँ से P की ओर ये माइनस Q अंदर की ओर होगा, तो इसकी दिशा यहाँ पर आएगी। ये हमारी E2 की दिशा है। हमने A1 और E2 की दिशा यहाँ पर दिखा दिया है। E2 की जो दिशा है इसको हम लिख सकते हैं PB की दिशा में। PB की दिशा में। अब E1 और E2 निकलने के बाद इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आता है, और इसके एंगल को समझना पड़ेगा। जब अक्षीय स्थिति को निकाला जा रहा था तो दोनों एक ही डायरेक्शन में विपरीत दिशा में थे, तो उसको हम घटा दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम उसको घटा नहीं सकते हैं, उसको नहीं घटाएंगे, नहीं तो E1 और E2 तो बराबर हैं, दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें लगेगा कि यहाँ पर तो कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं बन रहा है, पूरे इक्वेशन का वाट लग जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको एंगल को समझते हैं। देखिए कैसे इसको निकालेंगे इसके परिणामी को। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारी लाइन है ये वैद्युत द्विध्रुव है। यदि वैद्युत द्विध्रुव के ठीक समांतर यहाँ पर एक हम रेखा खींच दें, ये वाली हमने रेखा बना दिया वैद्युत द्विध्रुव के ठीक समांतर। यदि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव और AP के बीच में कोण थीटा है, और तो यहाँ पर ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है और ये दोनों के लिए कॉमन है। अगर किसी त्रिभुज में ये कॉमन भुजा है तो उसके सामने का जो कोण होगा इधर भी उसके सामने के कोण के बराबर होगा, अर्थात अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। अगर ठीक उसी प्रकार से हम समझें तो ये वाली रेखा जो है AB जो है वो यहाँ पर, ये जो हम यहाँ पर एक नामकरण कर सकते हैं PQ, AB जो है वो PQ के ठीक समांतर है। तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा ठीक यहाँ पर उसका एकांतर कोण के रूप में बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा उसका भी यहाँ पर उसके बराबर ही कोण बन जाएगा। अर्थात थीटा अगर यहाँ पर है तो यही थीटा यहाँ पर भी है, और ये थीटा यहाँ पर है तो ये थीटा यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात दोनों कोण भी वहाँ पर बराबर होंगे। अब हम E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का सदिश वियोजन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सदिश वियोजन भी सदिश राशियों का एक गुण होता है कि उनको अक्षय को अनुदिश बांटा जा सकता है। जैसे एक सिंपल में समझें, ये हमारी एक वेक्टर है, वेक्टर हमारा A है, अगर इस दिशा में है तो उसको हम घटकों में वियोजित कर सकते हैं। इस पॉइंट से एक हम x अक्ष के अनुदिश घटक बनाते हैं और एक अक्ष y अक्ष के अनुदिश घटक बनाते हैं। अगर यहाँ पर A वेक्टर है, इसका जो y अक्ष का घटक होगा, जो x अक्ष के साथ अगर ये थीटा कोण बना रहा है, ध्यान रहे अगर x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है तो इसके साथ मेरा आता है A cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता है ये वाला साइन थीटा। यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि अगर ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर A है, यह जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाया होता है उसी के साथ cos थीटा होता है, और जिसके साथ ये एंगल नहीं बना होता है उसके साथ साइन थीटा होता है। यही रूल यहाँ पर लगाएंगे तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कैसे हमारी बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे कि यदि हम ये हमारा जो E1 वेक्टर है और ये वाला E2 वेक्टर है, इसका हम सदिश वियोजन करना चाहें तो ये वाली हमारी इस प्रकार से लाइन है और यहाँ पर इसके दो घटक में हम वियोजित कर सकते हैं। तो अगर हम इसको घटकों में वियोजित करें तो देखिए कि ये वाली हमारी लाइन है, इसके दो घटक हो जाएगा, एक ये x अक्ष के अनुदिश, ये वाला y अक्ष के अनुदिश। तो y अक्ष के जो अनुदिश घटक होगा, y अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो वाला मेरा ये वाला घटक होगा y अक्ष के अनुदिश घटक, और ये वाला x अक्ष के अनुदिश घटक। हमने कहा कि जहाँ पर थीटा लगा होगा, जहाँ पर थीटा लगा होगा वह इसके सापेक्ष cos थीटा वाला घटक बनेगा। यहाँ पर E1 जो है इसके साथ थीटा लगा है तो यहाँ पर बनेगा E1 cos थीटा वाला घटक। इसी के विपरीत अगर ये E1 cos थीटा है तो यहाँ से देखिए उसके विपरीत जो वाला घटक होगा वो वाला इसके सापेक्ष साइन हो जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा A sin थीटा का घटक। ये दो कंपोनेंट में हमने E1 को विभाजित कर दिया। उसी प्रकार चाहें तो E2 वेक्टर को भी हम दो कंपोनेंट में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर E2 के लिए थीटा इसके साथ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक अक्ष हो जाएगा और एक अक्ष इसका नीचे वाला हो जाएगा। E2 का थीटा इसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब कि E2 का जो cos थीटा वाला घटक होगा वह यहाँ पर जाएगा, ये आएगा E2 cos थीटा, और E2 का जो दूसरा घटक होगा साइन थीटा वाला घटक होगा वह यहाँ पर आएगा E2 साइन थीटा। ये हमने सदिश वियोजन कर दिया। हम यहाँ से देख रहे हैं कि E1 और E2 परिमाण में समान है। यदि E1 और E2 परिमाण में समान है, यदि E1 और E2 परिमाण में समान है तो हम कह सकते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। अब भाई आप देखा समझा
कि दो लोग हैं और एक मिला उधर से खींचता, एक मिला इधर से खींचता, तो किधर जाए बतावा? दोनों मिला अगर बराबर खींचत हैं। अब ऐसे समझा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक रस्सी है, ठीक है, एक मिल इधर से जितना बल लगा होता है, दूसरा मिला इधर से उतने बल लगा खींचत बा, तो किधरों जाए? न जाए। तो इसका मतलब बल तो हम लगा रहे हैं लेकिन वो किधरों जा नहीं रहा है। इधर से F1 बल लग रहा है और इधर से F2 बल लग रहा है। अगर F1 और बराबर F2 बल लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो कौनों तरफ जाए? ना जाए। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है कि E1 साइन थीटा ऊपर लग रहा है और E2 साइन थीटा नीचे लगत बा। तो अगर E1 साइन थीटा ऊपर बा और E2 साइन थीटा नीचे बा, दोनों मिला बराबर हैं, तो का हो जाए कि एक दूसरे खत्म कर देंगे। तो अगर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे खत्म कर दें, तो का आ जाए? हमें परिणामी किसके कारण मिलेगा? ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के कारण ही परिणामी मिलेगा। जो रिजल्टेंट मिलेगा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा वाला आपस में निरस्त हो जाए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसको क्या लिखेंगे। लिखेंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं। इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र केवल कॉस थीटा घटक के कारण प्राप्त होता है। देखो भैया, अगर परीक्षा में बढ़िया नंबर ले आवा एक बार, तो साथ में थियरी भी लिखना पड़ेगा, और आपको थियरी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। एक दूसरे को ये लोग निरस्त कर देते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र केवल कॉस थीटा के घटक के कारण ही प्राप्त होता है। तो आ जाई E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखा भैया, E1 और E2 तो परिमाण में समान है, E1 और E2 परिमाण में समान है, तो हम कह सकते हैं कि E1 बराबर है E2 के। अगर E1 बराबर E2 बा तो E2 की जगह E1 रख दे, E2 की जगह E1 रख दे, तो कहा जाए E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा कुल मिला के आ जाए इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा। अब देखा, हमारे पास पहले से E1 की वैल्यू पता बा, वह E1 की वैल्यू लिया के ठोक दा, तो कहा जाए E इक्वल टू 2E1 की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से इसका अंडर रूट जो था वह स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हट गया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। तो कुल मिल जाएगा हमारे पास इक्वल टू यहाँ पर कॉस थीटा भी हमारा बच रहा है, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2q/r² प्लस l² cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी cos थीटा की वैल्यू क्या है। देखिए हमारा थीटा यहाँ पर है, थीटा ये हमारा है, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। ये वाली भुजा हमारी आधार होगी और ये वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण। अब हम किस त्रिभुज में देख रहे हैं? APO में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज APO से। तो आधार का काम कौन कर रहा है? आधार का काम AO कर रहा है और कर्ण का काम कौन कर रहा है? कर्ण का काम मेरा AP कर रहा है। तो आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू AO की वैल्यू है L और A की वैल्यू जो हमारा है AP की वैल्यू है वो √r² प्लस l²। यही वाली वैल्यू ले जाकर हम cos थीटा का रख दें तो मेरा आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 2q/r² प्लस l²। ये वाला हमारा है। cos थीटा की वैल्यू लाकर रखेंगे तो L/√r² प्लस l²। अब मेरा आ जाएगा 1/4πε0 यहाँ से 2ql अपान ये देखा r² प्लस l² की पावर यहाँ पर कह सकते हैं 1 है और यहाँ पर r² प्लस l² के पावर √ को हम चाहें तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। तो बताओ भाई लोग, r² प्लस l² की पावर 1 और यहाँ आधा 1 और आधा जोड़ के कितना? 1.5। कितना? 1.5। और 1.5 माने 3/2। ऐसे भी जोड़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर भी ऐसे भी सम कर सकते हैं 1 धन 1/2। तो वही स्टाइल लगाएंगे 2 1 के 2 2 1 के 3 3/2। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे सीधा ऐसी मुजबानी जोड़ लें 1 और प्लस आधा 1.5। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो r² प्लस l² के पावर 3/2। हम कहते हैं यदि r ग्रेटर देन l तो r² वेरी ग्रेटर देन l²। यदि r का मान l की तुलना में बहुत ज़्यादा है तो l² की तुलना में r² का मान और भी ज़्यादा हो जाएगा। इस स्थिति में हम यहाँ से l² को निगलेक्ट कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि l² की वैल्यू r² की तुलना में बहुत कम है और इससे कोई इक्वेशन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उतनी वैल्यू को जोड़ने या घटाने से। तो इसलिए यहाँ पर l² को जब हम रिमूव कर देंगे तो मेरा आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर लिख दें ताकि नोट्स बनाने में आसानी रहे, इसलिए l² को छोड़ देते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ पर मिलेगा 2ql और अपान l को छोड़ेंगे तो आएगा r² के पावर 3/2। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये r के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि p इक्वल टू होता है 2ql। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो 2ql की जगह पर हम लोग P लिख देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 और P अपान 2ql की जगह पर P अपान r³। ये वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति का सूत्र है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का सूत्र है। इस सूत्र से अगर हम कंपैरिजन में देखें तो 1/4πε0 P अपान r³ है। ये निरक्षीय स्थिति का जो हमारा अक्षीय स्थिति का फार्मूला आया था वह आया था हमारा 1/4πε0
2p/r³। इसका मतलब ये हमें पता है कि अगर सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे अगर ये प्रश्न पूछता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर 2 पॉइंट है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तो आप आंख मूंद के वो आंसर मार सकते हैं कि जो अक्षीय स्थिति होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र अधिक आएगा। आप पूछेंगे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा निरक्षीय स्थिति का सूत्र है वह आया है 1/4πε0, जबकि जो अक्षीय स्थिति का सूत्र आया था वह आया था =1/4πε0 और 2p/r³। 2p/r³। इन सूत्रों में से पता चल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर जितना वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा ठीक उतने ही सेम डिस्टेंस पे अगर अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट लिया गया है तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वह पहले का दुगना प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए ना, इस पर प्रश्न आते रहते हैं और याद रखेंगे तो जरूर हेल्पफुल होगा आपके लिए। दूसरी बात हम जो देख रहे हैं कि E = 1/r³, 1/r³ दोनों में है। इसका मतलब कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ये अक्षीय स्थिति के सूत्र में और निरक्षीय स्थिति के सूत्र दोनों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर कैसे वैद्युत क्षेत्र हम प्राप्त करते हैं। हमने स्टार्ट से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा लास्ट तक करके दिखाया है। अगर आपको फिर भी इसको समझने में, यहाँ पर किसी भी बात को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना बने। फिजिक्स को कभी आप रट के मत पढ़िए, पूरी तरीके से फील करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। जितना आप इसको फील करेंगे, इसके पीछे कल्पना करेंगे, उतनी आपकी फिजिक्स मजबूत हो जाएगी और आगे के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आगे अगर आप साइंस में रहें तो आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, इसके अलावा जेई का एग्ज़ाम देंगे, तो जेई और नीट में दोनों में फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए फिजिक्स में अगर कमी रहेगी तो दोनों में आपको प्रभावित करेगी। तो इसलिए अगर कहीं पर भी कोई भी बात ना समझ में आए तो उसके लिए बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, वीडियो हम शूट करेंगे, वह है जनरल पॉइंट के लिए शूट करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अगर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी जगह पर हम पॉइंट ले लेते हैं तो उस पर किस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तब तक हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के पास शेयर करिए ताकि दूसरे भाई को भी इस प्रकार से उसको भी लाभ मिल सके। हमारा जो मेन इरादा है कि आपको सीक्वेंस के साथ वीडियो पहुंचाएं ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे ना और एक अच्छी सी तैयारी आपकी हो सके। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।